मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और सब नबियों के खात्मे पर हैं, और अल्लाह हर बात जानता है। ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद किया करो और उसकी सुबह शाम पाकी बयान करो। अनिन नवास इब्न समआन अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सअल्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म फ़क़ाल अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़ वल इस्मु मा हाक फ़ी सदरिक व करिहतु अन युत्तलिअ अलैहि अन्नास। रवाहु मुस्लिम। हज़रत नवास बिन समआन अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम्हें ये बात नापसंद हो कि लोगों को इसकी खबर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। इल्हाम की रिमझिम सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे
तेरा नाम लिखा है इल्हाम की रिमझिम। बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है। मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है इल्हाम की रिमझिम। Bismillahirrahmanirrahim. Question hour. Mr. Asad Kaisar Saab to ask one question. Not present. यहाँ ये अभी आ रहे हैं मेंबरान, तो ख्वाजा साहब आ रहे हैं, असद कैसर साहब आ रहे हैं, आ रहे, ओके। तो मिनिस्ट्री से कौन जवाब देगा जी? ये मिनिस्ट्री फाइनेंस एंड रेवेन्यू का है। अच्छा है, अली साहब हैं। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर पढ़े जी। असद कैसर साहब माइक खोलें। 31। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ें। आंसर बी टेकन एज रेड। जी सप्लीमेंट्री। जी सर जी, ये मैंने एनएफसी अवार्ड के हवाले से ये क्वेश्चन किया है। जॉब कौन देगा? मिनिस्टर फाइनेंस तो नहीं है? जी हाँ, अली साहब स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बैठे। फाइनेंस जो एनएफसी अवार्ड है आपके नॉलेज में है और इसके ऊपर मैं मुसलसल बोला हूँ कि एक तो ये है कि जब फाटा मर्ज हो रहा था तो इस पार्लियामेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट की थी कि 110 बिलियन रुपीस जो है ना वो 10 साल में अदा की जाएंगी, जबकि अब तक जो है ना उसमें कोई वो पेमेंट नहीं हो रही। दूसरा ये है कि फाटा से पहले जो केपीके की एनएफसी में शेयर था वो कुछ 16% समथिंग था। अब चूंकि फाटा मर्ज हो चुका है और वो 19% तक पहुंच चुका है, तो अभी तक केपीके को वही पुराने शेयर के मुताबिक दी जा रही है। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब से
ये मुतालबा है कि न्यू NFC अवार्ड जो है ना इसको अनाउंस किया जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा की जो शेयर बनते हैं NFC में वो शेयर जो है ना अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक वो मिले। एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आपसे भी और मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से भी कि इसको आप कमेटी में भेजें ताकि उसके ऊपर पूरा प्रॉपर डिलिब्रेशन हो जाए। शुक्रिया। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। सर, जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने सर सवाल किया है उसके 2-3 पहलू हैं जी। एक तो जब KP के अंदर जब तक फाटा जम नहीं हुआ था उससे पहले तो क्योंकि वो सूबा नहीं था तो उसका NFC के ज़रिए तो शेयर नहीं मिलता था, फेडरल गवर्नमेंट उसको एलोकेशन देती थी। जब NFC हो गया उसके बाद KPK की जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी स्कीम है वो आपके सामने फाइनल होके आई हुई है। उस वक्त जब सरताज अजीज़ साहब ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी उसके तहत ये सिफारिश मिली थी कि 3% एडिशनल फंड्स इस मद के अंदर KPK को दिए जाएं, पर वो सिफारिश जो थी वो NFC के अंदर एक ज़ैली कमेटी बनी थी जिसको KPK के फाइनेंस मिनिस्टर खुद हेड कर रहे थे। उसकी मेरे ख्याल से आज तक एक मीटिंग हुई है और अभी तक सिफारिशात वहाँ से आई नहीं है। जब आएंगी तो उसके अगले 10वें NFC के अंदर ज़रूर टेकअप कर लिया जाएगा। जहाँ तक जो कमिटमेंट इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने फाटा के लिए ली थी उसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने जो करंट एक्सपेंडिचर था उसके अंदर भी और तरक्याती जो फंड्स हैं उसकी भी ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने ली थी और बल्कि उसका फ़ैसला भी जो कैबिनेट के अंदर 2 अप्रैल 2019 को हुआ था उसका रिकॉर्ड भी ऑनरेबल मेंबर को मुहैया कर दिया गया है सर। और उसके मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी वो पूरी तरह से अदा की जा रही है। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं तो करंट बजट के अंदर फाटा की एलोकेशन 2020 के अंदर तकरीबन 56 बिलियन के करीब थी, तो इस साल उससे बढ़ा के 66 बिलियन के करीब वो अमाउंट वहाँ पे एलोकेट की जा रही है। डेवलपमेंट के अंदर भी जो आपका 10 ईयर का प्लान था उसके मुताबिक भी अमाउंट 48 बिलियन से बढ़ के आपकी तकरीबन उसी लेवल के ऊपर है। और जो आपका जो सालाना जो ADP होता है उसके अंदर भी 24 अरब से बढ़ा के 27 अरब की अमाउंट कर दी गई है। और बाकी जब सिफारिशात इनकी उस ज़ैली कमेटी से आ जाएंगी NFC में टेकअप होके जो KPK का जो मामला होगा उसके मुताबिक उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। असद कैसर साहब का माइक खोलें। इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये भी एक कमिटमेंट हुई थी कि इस दौरान तमाम सूबे और वफाक वो अपने शेयर से 3% शेयर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या फाटा की डेवलपमेंट के लिए देगा। क्या वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम कर रही है? अगर वो कोई इक़दाम कर रही है और वो कब तक वो कमिटमेंट पूरी करेगी? जी मिनिस्टर फाइनेंस। सर, जैसे कि ऑनरेबल मिनिस्टर को मैंने पहले बताया वो 3% की सिफारिश जो थी वो सरताज अजीज़ साहब की जो कमेटी थी उसके अंदर दी गई थी सिफारिश। और उसके बाद उस सिफारिश को तरतीब देने के लिए एक ज़ैली कमेटी जो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब जो KPK के जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो ख़ुद उसको हेड कर रहे हैं और आज तक उसके अंदर सिफारिशात को तरतीब नहीं दिया जा सका। जिस तरह ही वो सिफारिशात कंक्लूड होंगी उसके बाद NFC में वो टेकअप होके उसके मुताबिक उसका जो भी शेयर तय किया जाएगा उसके मुताबिक फ़ैसला आगे आ जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। इकबाल मोहम्मद साहब का माइक खोलें जी। सप्लीमेंट्री एक सवाल पूछें। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरा ताल्लुक़ एक्स फाटा से और हम देख रहे हैं कि फाटा के अवाम तो बड़े तबाही से गुजर रहे हैं। पहले ऑपरेशन हुआ, इंज़माम के बाद जितने भी ऑपरेशन हुए और जितने भी वादे किए गए अभी तक 110 अरब रुपए जो उनको देने थे एक पाई भी नहीं हुआ दिया गया। एक ये, दूसरा ये कि PHDP में जितनी भी वहाँ पे हमारी स्कीमें मंसूबे थे जिस तरह बाड़ा डैम, जब्बा डैम, ये इसको बिल्कुल शामिल नहीं किया गया यूनिवर्सिटी समेत। लिहाजा अगर फाटा में आप आज़म इस्तेकाम लॉन्च कर सकते हो तो ये कमिटमेंट वाली 110 अरब रुपए क्यों नहीं दे सकते? अगर दे रहे हो तो मुझे मिनिस्टर साहब बताइए कि ये कब देंगे और कबायली इलाके के अवाम कब तक इंतज़ार करेंगे?
जी, मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू। सर, जैसे कि ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा है सर, मैंने शुरू में भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ी निशानदही करने की कोशिश की थी कि जो पैसे फाटा के अंदर 2019-20 के अंदर जा रहे थे, अगर उसके साथ मुआजना करें तो आज कहीं ज़्यादा एलोकेशन, कहीं ज़्यादा रिलीज़, चाहे वो करंट एक्सपेंडिचर के अंदर हो, चाहे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, वो ऑलरेडी उसके पास जा रही हैं। अब जहाँ तक जो अजाफी वसाइल देने की बात है, वो इनके अपने वज़ीर ख़जाना साहब जब अपनी कमेटी के ज़रिए जब अपनी सिफारिशात को तरतीब दे देंगे, उसको वफाकी हुकूमत NFC में टेकअप कर लेगी। इसके अलावा सर 1% ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर से ऑलरेडी KPK के अंदर, जिसकी मद तकरीबन कोई 500 अरब बनती है, जो वॉर अगेंस्ट टेरर के ज़िम्मे इनको मिल रहे हैं वसाइल, उसका भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए और इन चीज़ों को देख के आगे लेके चलना चाहिए। पर हम वफाकी हुकूमत कमिटेड है फाटा के लिए, जो भी सिफारिशात आई हैं जब उस जली कमेटी से आगे आएंगी इंशाल्लाह ताला उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी शुक्रिया। असद कैसर साहब, सवाल नंबर पढ़ें। जी, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। जी सर, ये PSDP के हवाले से मेरा क्वेश्चन है और मैं बहुत जो ऑनरेबल मिनिस्टर से उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या PSDP में जो शेयर होते हैं उसकी कोई फार्मूला या कोई तरीक़ाकार है या ये सिर्फ पॉलिटिकल बुनियादों पे दी जाती है? मैंने जो क्वेश्चन किए उस क्वेश्चन की जवाब से मैं मुतमईन नहीं हूँ। इसमें जो मुझे प्रॉपर डेटा चाहिए था वो डेटा नहीं दिया गया और मेरा डेटा मैं ये डिमांड करना चाहता था कि आप बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, इसमें जो PSDP की शेयर है वो शेयर कितना है? इसमें जो ख़ास कर जब आप इसमें रिलीजेस करवा रहे हैं वो रिलीजेस किस फार्मूली और किस कानून के तहत होते हैं? क्योंकि जो मेरा रिपोर्ट है और जो मैंने अपनी सूबाई हुकूमत से भी पूछा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो शेयर हैं वो बहुत कम कर दी गए हैं, वो सिर्फ सियासी बुनियादों पे, क्योंकि वहाँ एक दूसरी हुकूमत है। तो ये अगर इस तरह रवैया होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है और ये बहुत गैर जिम्मेदार रवैया है। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि बताएं कि इसका फार्मूला क्या है, तरीक़ाकार क्या है और किस बेस पे जो ना ये शेयर तकसीम होती हैं। जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जी, हसन इकबाल साहब। मोहतरम ऑनरेबल साबिक स्पीकर साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि PSDP का 18वीं तरमीम के बाद बहुत महदूद किरदार रह गया है, चूँकि वो तमाम अमूर जिनका ताल्लुक रीजनल डेवलपमेंट से था या मुकामी तरक्की से था, वो तमाम के तमाम मौज़ूआत और अमूर सूबों को डिवॉल्व किए जा चुके हैं। इसी तरह जहाँ पहले सूबों को 40% और वफाक को 60% हिस्सा मिलता था, अब वो रिवर्स हो के तकरीबन सूबों को 58.5% और वफाक को 42.5% के करीब हिस्सा आता है, और नहीं बल्कि 40-42 के करीब। अब इसके बाद वफाकी हुकूमत के पास बमुश्किल इतने पैसे हैं कि जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको मुकम्मल कर सकें। 2018 से 2022 के दरमियान PSDP में मिसमैनेजमेंट इतनी की गई कि सियासी बुनियादों पर मंसूबे शुरू किए गए जिससे 40% PSDP सूबाई मंसूबों की नज़र हो गया। और अब सूरत यह है कि चाहे वो K4 का मंसूबा है, चाहे वो दयामीर भाषा डैम का मंसूबा है, चाहे वो दासू डैम का मंसूबा है, चाहे वो मोटरवेज़ के मंसूबे हैं जो वफाकी मैंडेट में आते हैं, उनके लिए 60% एलोकेशन बची है। 40% परचून के छोटे छोटे
मंसूबों में तकसीम कर दी गई है सियासी बुनियादों के ऊपर। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर रैशनलाइज करें। सूबों की बुनियाद पे पीएसडीपी तकसीम नहीं होती। पीएसडीपी तकसीम होती है जो आईने पाकिस्तान के तहत वफाकी हुकूमत के पास दायरा कार रह गया है, चाहे वो पावर सेक्टर का है, चाहे वो एनएचए का है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का है, चाहे वो पेट्रोलियम का है, चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन का है। सिर्फ उन एरियाज़ के अंदर अब वफाकी पीएसडीपी मुख्तस रह गई है। जहाँ तक इन्होंने कहा सियासी बुनियादों पर तकसीम होती है, तो मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2013 और 18 के दरमियान मुझे याद है कि मैंने अपने हाथों से स्वाबी यूनिवर्सिटी का मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग की थी। अगर कोई सियासी बुनियाद होती तो स्पीकर साहब के अपने हलके में स्वाबी यूनिवर्सिटी का मंसूबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हाथों मंजूर ना होता। अगर कोई सियासी बुनियाद होती तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में लिवर ट्रांसप्लांट का मंसूबा हम मंजूर करके शुरू काम ना करते, जो आज तक इनकी नाअहली की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। तो असल बात यह है कि वफाकी हुकूमत कोशिश करती है कि तमाम सूबों के लिए फंड्स उसके अपना जो दायरा इख्तियार है। अब उसमें एक बात बड़ी अहम है, अगर दासू डैम खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा है, दियामीर बादशाह डैम वहाँ बन रहा है, तो क्या हम इसे कहें कि ये खैबर पख्तूनख्वा की इन्वेस्टमेंट है? नहीं, वो पूरे मुल्क की है, चूँकि बिजली जो पैदा होगी वो पूरे मुल्क के अंदर जाएगी। अगर सखर और हैदराबाद के दरमियान मोटरवे बनेगी तो क्या हम उसे कहेंगे कि ये सिंध की इन्वेस्टमेंट है? नहीं, क्योंकि उस हिस्से के ऊपर पेशावर तक की जो ट्रांसपोर्ट है वो जाएगी। तो लिहाजा वफाकी मंसूबों को सूबों की बुनियाद पे तकसीम नहीं किया जा सकता। जी, असद कैसर साहब का माइक खोलें। जी, ये मुहतरम एहसन इकबाल साहब से पूछूंगा कि इस वक्त जो आपके NH है कि कितने प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा में, और आपके जो प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा में एक दीर में जो दीर चतराल मोटरवे है, इसके लिए कितनी लोकेशन रखी गई है? वही लोकेशन ये बताए, इससे पता चल जाएगा कि आइंदा 100 साल में ये बनाना चाहते हैं। ये मोटरवे जो खैबर पख्तूनख्वा में एक ही प्रोजेक्ट है NH में, आइंदा 100 साल में बनाना चाहते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। एक स्पीकर साहब की खिदमत में अर्ज है, यही मैंने अभी दुखड़ा रोया है कि 2018 से लेकर 2022 तक 40% PSDP सूबाई नौयत के प्रोजेक्ट्स में मोड़ दी गई। नतीजा यह है कि वफाकी हुकूमत के मंसूबों के लिए सिर्फ 60% फंड्स बाकी बचे हैं, जो थिनली स्प्रेड होते हैं, और वाकई उनके मुकम्मल करने में हमें दुश्वारी है, चूँकि उसका जो स्प्रेड है बहुत थिन हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मिस गवर्नेंस उन 4 सालों के अंदर हुई थी उसको अब ठीक करें और इन वफाकी मंसूबों के लिए फंड्स को फराहम करें। अयूब गौहर, उमर अयूब साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मिनिस्टर प्लानिंग ने तो भाषण तो दे दी है, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बड़ी लंबी चौड़ी बात की, पर फैक्ट्स पे ज़रा ब्रीविटी रखी, फैक्ट्स पे कमी रखी। सबसे पहली चीज़ ये है जनाब स्पीकर कि इन्होंने कहा है कि फेडरल PSDP का और मंसूबे तोड़ दिए गए 18 से लेके 22 तशरीफ रखें, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं, आप सामने से मेहरबानी। तो जनाब वाला जनाब स्पीकर, यहाँ पे बुनियादी तौर पे इन्होंने ब्रीविटी रखी ऑन फैक्ट्स। इन्होंने कहा जनाब के आपके जनाब वाला, इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस में भेज दिए गए प्रोजेक्ट्स या वहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया। हाउस मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। उनका जेन्युइन केस है, फाटा के हवाले से बहुत जरूरी केस है। सबसे अहम बात यह है कि इनको यह बुरा लगता है कि ये प्रोजेक्ट सूबों में लगे। हमारे दौर पे बलोचिस्तान पैकेज आया, सिंध के लिए आया, पंजाब के लिए आया, KP के लिए आया, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया,
उसको कंप्लीट किया, उसको आगे हम लोग लेके जा रहे थे, इन्होंने तो आगे जाके उसको कट किया। इन्होंने मुतवातर ये लोग ये प्रोजेक्ट्स कट कर रहे हैं जनाब स्पीकर, तो लिहाजा इसका आंसर दे, बजाय सूबों को उनका हक दे। ठीक है, ये आपका तो सवाल आ मजीद कट गया। कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल आ गया। ये अपनी सीटों पे तशरीफ रखें जनाब। ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है, सीटों पे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवर चल रहा है जी, रूल्स को वायलेट नहीं करें जी। मिनिस्टर प्लानिंग, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जी। तशरीफ रखें जनाब। आप रूल नंबर 30 पढ़ें जी। जी बोले सर। ये मोहतरम लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी अभी एक अपना खिताब फरमाया है। मैं भाषण तो नहीं कहूँगा, मैं खिताब ही कहूँगा, मेरी वोकैबुलरी ज़रा फ़र्क है। गुजारिश ये है कि इनको कौन बताए कि 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1000 अरब पे छोड़कर गए थे। आज 6 साल के बाद पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1100 अरब के ऊपर खड़ा है। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो तरक्याती बजट का हुजम 340 अरब था और हमने 5 सालों में अल्लाह के फजल से उसे 1000 अरब के ऊपर पहुंचाया। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर उन 5 सालों में तकरीबन 3200 अरब के रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए। तवानाई के मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, यूनिवर्सिटीज़ बनी, बलूचिस्तान के अंदर शाहराहों का जाल बिछा। इनके 4 सालों में जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ उसका नतीजा ये निकला कि डेवलपमेंट बजट श्रिंक होना शुरू हो गया और 1000 अरब से घट के तकरीबन 700 अरब के ऊपर आ गया और अब मुश्किल से रेंगता 1100 अरब के ऊपर पहुंचा है। अगर पाकिस्तान की तरक्की की तबाही की कोई हुकूमत जिम्मेदार है तो वही लोग जो उसको तबाह करके गए यहाँ पे खड़े होकर हमें इल्ज़ाम देते हैं, किसी और को इल्ज़ाम दें, तो इसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है चोर मचाए शोर, और क्या कह सकते हैं जी। क्वेश्चन सैयद हुसैन तारिक सवाल पूछें। 2 सप्लीमेंट्री हो गए, फिर और सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। उमर अयूब साहब जी 1 मिनट। उमर अयूब साहब को बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मौसूफ वजीर प्लानिंग ये बताएं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा हुआ था 11 अप्रैल को, उस साल आखिर में जिस वक्त इकोनॉमिक सर्वे शाया हुई तो ग्रोथ रेट इकोनॉमिक सर्वे में क्या शाया हुई, और उसके बाद इसहाक डार जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था तो उस वक्त अगले साल क्या ग्रोथ रेट शाया हुई। बहुत शुक्रिया जी। इज़हारुल हसन का आप रिस्पॉन्ड करेंगे जी। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। मुअज़्ज़ज़ लीडर ऑफ अपोजिशन की खिदमत में अर्ज़ है कि 2018 में जो हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, सुन लीजिए, हमने 6% के ऊपर मईशत की ग्रोथ रेट छोड़ी। उसके अगले साल आप उसे क्रैश करके 1% पे ले आए। उससे अगले साल नेगेटिव 0। सुन लीजिए, सुन लेना आप। एहसान इकबाल साहब सर, एक मिनट इधर एड्रेस चेयर को करें ना जी सर। ये आपका उलझ जाएंगे आप बहस में, प्लीज। मैंने देखिए सर, मैं इनकी बात बड़े तहम्मुल से सुनता हूँ। अब इनका फर्ज है कि जवाब भी तहम्मुल से और बर्दाश्त से सुने। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 6% से ऊपर जीडीपी की ग्रोथ रेट जा रही थी। पाकिस्तान का शुमार 5 फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर हो रहा था, चाहे वो फोर्ब्स मैगजीन था, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स था, चाहे वो इकोनॉमिस्ट था। दुनिया का हर बैनुल अक़वामी जरीदा पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर इदारिया लिख रहा था। CPEC पाकिस्तान की पहचान बन चुका था। 2018 में इन्होंने आकर जो यू टर्न लिया उन पॉलिसीज पे, उसका पहला निशाना ये हुआ कि ग्रोथ रेट 6% से गिर के 1% पे आई। उसके बाद दूसरा निशाना ये बना कि -0 पे चली गई।
और फिर जब आखिरी ये चौथे साल में आए, इनको ये ख्याल आया कि हमने इलेक्शन में जाना है, तो सर इन्होंने ग्रोथ लेने के लिए पाकिस्तान के इंपोर्ट के दरवाजे खोल के 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट की, जिससे 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा हुआ। उस कंजम्पशन के साथ इन्होंने 6% की ग्रोथ तो पोस्ट कर दी, लेकिन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर उस खसारे से ये उड़ा गए, तबाह कर दिए, खाली कर दिए खजाने। उसका नतीजा ये हुआ कि रुपया 120-25 से लुढ़कता लुढ़कता 300 के ऊपर आया और अब आके 285 पे थोड़ा स्टेबल हुआ है। तो इन्होंने 6% ग्रोथ लेने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए अपनी आखिरी साल में 80 अरब डॉलर की तारीख की हाईएस्ट इंपोर्ट की, जिसमें लग्जरी गाड़ियों के परमिट जारी किए गए, जिसमें फिक्सचर्स, बाथरूमों का सामान और घर के टाइलें और जो सामान तय्युश है उसका खुला परमिट बांट दिया कि कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ लेकर आए। उस कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ ने पाकिस्तान की करेंसी को तबाह कर दिया, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को तबाह कर दिया, और आज तक हम उसके असरात से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने सीपैक को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, वो किस अल्फाज के साथ यहाँ पे खड़े होकर किसी को इल्ज़ाम दे सकते हैं? हमने मेहनत के साथ मईशत बनाई। एक चोट लगती है हड्डी पर, एक चोट के साथ हड्डी फ्रैक्चर होती है, कई महीने उस पर प्लस्तर बांध के रखना पड़ता है। आज पाकिस्तान की मईशत पे जो प्लस्तर चढ़ा हुआ है, उस ज़र्ब के जिम्मेदार ये लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके गए हैं। जी इज़हारुल हसन साहब। हो गया माइक तो बोले सर, किधर भूल गया? हाँ हो गया। स्पीकर साहब, इज़हारुल हसन साहब प्लीज बी ब्रीफ। स्पीकर साहब जब क्वेश्चन आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई। उमर अयूब साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपकी रिकॉर्ड पे बात आ गई। जी स्पीकर साहब, जब क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन का मतलब ये होता है, जब आप स्टेट क्वेश्चन करते हैं जी, और साडा कलेजा तो ठंडा होने दो, बैठियो। स्पीकर साहब, स्टेट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन किया गया है उसका जवाब वजीर या हुकूमत ने दे दिया। अब इसमें रूल 84 ये कहता है, अगर उसमें कोई ऐसा इबाहम है, लफ्ज़ आया इलूसिडेशन, इलूसिडेशन का मतलब है वजाहत। आप उस क्वेश्चन में से कोई वजाहत करें कि भाई ये मुझे समझ नहीं आया, इसमें इबाहम रह गया, तो फिर मेंबर कर सकते हैं। दूसरी बात, 2 सप्लीमेंट्री से ज़्यादा नहीं कर सकते। आपने 4 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कभी लीडर ऑफ अपोजिशन, कभी साबिक डिप्टी स्पीकर, और आखिरी रूल 86 ये कहता है क्वेश्चन पर कोई डिबेट नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगी। क्वेश्चन आ गया, पॉइंट आ गया आपका, आप दुरुस्त। जी, ये वाला गैर पार्लिमानी रवैया रहेगा। वजीर रहे हैं, हुकूमतों में रहे हैं, और यहाँ पर आके ऐसा लगता है 5वीं फेल के बच्चे बैठे हुए। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात, इसका ख्याल करना चाहिए। जी सैयद तारिक हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फाइनली जो है क्वेश्चन आवर्स वापस रिज्यूम हुए। नंबर पढ़े डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा सवाल नंबर पढ़े तारिक साहब, नंबर। क्वेश्चन नंबर 152 सर। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। थैंक यू। सप्लीमेंट्री सर के अभी मेरा सवाल था इस बजट के डेफिसिट पे सर। 13 तकरीबन ट्रिलियन डॉलर के टैक्सेस लगाए गए, जिसकी वजह से आवाम की तो मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड कमर टूट गई है इतने ज़्यादा टैक्सेस की वजह से। लेकिन इसके बाद भी डेफिसिट बजट में अभी मौजूद है। अब उसके ऊपर मैंने ये पूछा था कि इसका तरीका किस तरह होगा कि इतने सारे टैक्सेस लगाने के बाद भी अगर हमारे पास 7-8-9 ट्रिलियन का अभी बजट में डेफिसिट है, तो उसके लिए उसका हल क्या है सर? क्योंकि ये नहीं हो सकता, ऑलरेडी हम 9 ट्रिलियन की तो अब सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। कितना अमाउंट करते जाएंगे? इसमें एक कॉपी पेस्ट करके दे दिया गया है सर कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इसमें से हो तो कुछ भी नहीं रहा।
फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा, जबकि इंटरेस्ट रेट पे कोई अभी तक फ़र्क नहीं आया। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग कोई फ्यूचर की पॉलिसी है कि हम इस डेफिसिट को ख़त्म कर लें ताकि हम कोई सीधे रास्ते पे आ जाएं? क्योंकि हर बार अगर हमने डेफिसिट लेते जाना है तो अब मेरे ख्याल से कुछ टाइम में ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम सिर्फ अपनी पूरी जितनी रेवेन्यू कलेक्शन है पाकिस्तान की वो सिर्फ और सिर्फ हम इंटरेस्ट पेमेंट में दे देंगे, तो बाकी मुल्क कैसे चलेगा? जी, ऑनरेबल अली परवेज साहब, माइक खोलें। सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो निशानदेही की है वो बहुत मेरे ख्याल से एक ज़रूरी जो मसला पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो माली खसारे के ऊपर काबू पाने का है उसकी निशानदेही कराई है। तो मैं इनको हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराता हूँ, सिर्फ टैक्सेस लगा के वसाइल को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही, इसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ द टैक्सेशन मेजर्स है जिसके अंदर उन मेजर्स का बोझ किस तबके के ऊपर पड़ना है और किस तरह से अंडर टैक्स्ड और अनटैक्स्ड सेक्टर्स को आपने मईशत की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेके आना है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो हुकूमत अपने अखराजात कम करने जा रही है वो ऑस्टेरिटी का भी मेजर आपके सामने है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर जो राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड जो गैर ज़रूरी जो महकमे आपके वफाकी हुकूमत के अंदर हैं उनको भी किस तरह से कम किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। फिर एक बहुत बड़ा मसला जो आपके पास पेंशन्स की लाइबिलिटी का है, किस तरह से उसको कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है। और इन सारे इक़दामात के ज़रिए अगर आप खसारे को देखें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो यकीनन मेरे ऑनरेबल भाई को इस चीज़ को देख के तसल्ली होगी कि वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत जो है प्राइमरी सरप्लस भी अचीव करेगी और इस खसारे के ऊपर काबू पा के और जिस तरह से इन मसाइल के ऊपर काबू पाएगी, आप देख रहे हैं महंगाई भी काबू में आ रही है और यकीनन इंटरेस्ट रेट्स भी अनकरीब आप और बेहतरी उसमें आती देखेंगे क्योंकि महंगाई के ऊपर सिंगल डिजिट के अंदर हुकूमत काबू पा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। कादिर पटेल साहब, सप्लीमेंट्री। सर शुक्रिया सर, मैं वज़ीर मौसूफ से पूछना चाहूँगा अगर इनके पास सरेदस्त ये इन्फॉर्मेशन हो कि जो टैक्स एक बहुत बड़ा बम गिराया गया है, ये प्रोविंस वाइज सूबे वाइज बता सकते हैं कि किस सूबे पर कितना वज़न बढ़ाया गया है, कहाँ से कितना पैसा आएगा? क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि तरक्की कहाँ हो रही है और कहाँ कहा जा रहा है कि वो तबाह हो गया, लेकिन ये भी तो बताएं कि किस सूबे से वफाक को कितना टैक्स आना है और कितनी उम्मीद है उनको। मिनिस्टर जी सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल उठाया है इसके लिए तो मेरे ख्याल से क्योंकि डेटा रिक्वायर्ड होगा, अगर इसको आप ये फ्रेश क्वेश्चन की शक्ल में पुट अप कर दें तो उसकी डिटेल आ जाएगी। पर मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि उसका ज्योग्राफिकल इंसिडेंस तो जो है वो अपनी जगह पे हो, पर इस किस्म के मसाइल भी सामने आएंगे कि कंपनियों की जो लोकेशन है वो आप जानते हैं किसी एक सूबे के अंदर होगी और उनका हेडक्वार्टर किसी एक और सूबे के अंदर होगा, तो उसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह देखेंगे। इसके अलावा जो पोर्ट के ऊपर क्लियरेंस होती है, पोर्ट के ऊपर जो आप टैक्स और ड्यूटीज़ इकट्ठी करते हैं, क्या वो पोर्ट के ऊपर उस सूबे के अंदर जहां क्लियरेंस हो रही है वहां पे एलोकेट करेंगे कि वो जहां पे वो फैक्ट्रियां चल के उन खाम माल को इस्तेमाल करते हुए आगे अपनी प्रोडक्शन करी है वहां पे करेंगे? तो इस किस्म के बेपनाह मसाइल होंगे। पर अगर अपने ये सवाल को एक फ्रेश सवाल की शक्ल में फ्रेम कर दें तो जिस हद तक हो सकेगा इनसे FBR से डेटा लेके इनको मुहैया कर दिया जाएगा। जी जी शुक्रिया। शमीला फारूकी साहिबा सवाल पढ़ें। दूसरे सवाल पे पूछ लें। दो से देखें हम। जी शर्मिला फारूकी साहिबा का माइक खोलें, सवाल पूछें, नंबर पढ़ें। आप बैठें तो मैं बात करूं। नंबर पढ़ें। सर क्वेश्चन 153। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। सर मेरा सवाल मिनिस्टर साहब से ये है कि हाउ डज हिज मिनिस्ट्री plan to monitor and ensure that the PPP projects will adhere to the objectives of the Paris Agreement to ensure especially that there are no greenhouse gas emissions and to ensure sustainable development? Minister for Planning. जी मोहतरमा मेंबर फाजिल मेंबर का अच्छा सवाल है और आई वांट टू अश्योर हर कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके मुताबिक ही तमाम
प्रोजेक्ट्स के लिए गाइडलाइंस तैयार की गई हैं और वो उनको फॉलो करते हैं। बल्कि यही नहीं, हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर जितने भी मंसूबे आते हैं उन सब के अंदर भी अब एनवायरनमेंट के लिए क्राइटेरिया को PC1 का हिस्सा बनाया और उसकी इवैल्यूएशन के बाद प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी जाती है। जी, शाजिया मरी साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन सप्लीमेंट्री। सर बहुत शुक्रिया। आई जस्ट वांट टू द ऑनरेबल आई वांट टू draw the honorable minister's attention to Article 156 of the Constitution that talks about National Economic Council and the fact कि इस काउंसिल का बुनियादी मकसद ये है कि इक्वल बुनियादों पर पाकिस्तान के हर इलाके में तरक्की हो और इसके लिए ये फोरम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से ही पर्टेन मेरा क्वेश्चन करता है और ऑनरेबल मेंबर ने सवाल किया तो मुझे मौका मिला। सर सूबे सिंध के कुछ कंसर्न्स हैं जो मैं चाहूँगी कि ऑनरेबल मिनिस्टर की अटेंशन में ड्रॉ करूँ। सिंध गवर्नमेंट को सर 19 स्कीम्स एलोकेट हुई थी इस PSDP में, जिसमें से 8 जो थी वो पुरानी थी, 11 जो थी वो नई थी। अब सिंध गवर्नमेंट के पास जो एक बहुत बड़ा इशू उन्हें दिखा PSDP में कि जिन स्कीम्स पे 100% एलोकेशन PSDP में लिखी गई थी उसको 50% कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू शेयर उनके कंसर्न्स कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन PSDP 2022-23 and 2023-24 as 100% funded by the federal government were converted into 50-50 cost sharing despite clear request and approval of the PCI in the PDWP forum. The schemes in the present PSDP 2024-25 were also reflected 100% cost by the federal government, but the approval by the ECNIC reflects same schemes as 50-50 cost sharing with provincial government. This discrepancy needs to be addressed and the approvals of the schemes need to be reconsidered accordingly. So ये एक सूबे का कंसर्न है, मेरा ख्याल है और सूबों के भी कंसर्न्स होंगे जो मेरे इल्म में नहीं है। तो सर आई एम एक्चुअली ब्रिंगिंग दिस ऑन दिस, अब इस फोरम पर ख़ास तौर पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। इस तरीके से सूबों को ट्रीट ना किया जाए। पाकिस्तान का आइन हमें तरक्की की ज़मानत है, हमारी इक्वल डेवलपमेंट की एश्योरेंस हमें मिलती है, और अगर गवर्नमेंट अपने किए हुए वादों से पीछे हटती है तो फिर इस तरह की जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू काइंडली एड्रेस दिस इशू। थैंक यू। जी, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। जी सर, फाजिल मेंबर साहबा से मैं ये करूँगा कि जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है वो सिर्फ वफाकी इदारा नहीं है, वो कौमी इदारा है और उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स भी उसके मेंबर हैं और उसमें जो डेवलपमेंट बजट अप्रूव किया जाता है वो नेशनल डेवलपमेंट आउटले अप्रूव किया जाता है, जिसमें वफाकी और सूबाई तरक्याती बजट मिलकर अप्रूव किए जाते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि वो तमाम शोबे के जिनका ताल्लुक मुकामी डेवलपमेंट से है, लोकल रीजनल डेवलपमेंट से है, वो अब सूबों को डिवॉल्व हो गए हैं और तकरीबन 60% वसाइल भी कौमी फाइनेंस कमीशन के सूबों के पास चले गए हैं। वफाकी हुकूमत तो इस वक्त बड़ी मजबूर एक हस्ती है कि सूबाई हुकूमतों का हिस्सा देने के बाद उसके पास 10,000 अरब बचते हैं और जो कर्ज़ों की अदायगी का हुजम है वही 10,000 अरब है। तो इसलिए हमारे पास जो श्रिंक हो गई है स्पेस, उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वफाकी मंसूबे हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए और जो शोबे प्योरली फेडरल गवर्नमेंट के हैं उनके प्रोजेक्ट्स मुतासिर ना हों। और इसीलिए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने ये फैसला किया है कि मुस्तकबिल में जितने भी सूबाई नौयत के मंसूबे होंगे उनको फेडरल गवर्नमेंट तब ले कि जब वो 50-50 बेसिस के ऊपर किए जाएं। 50% उसमें सूबाई हुकूमत हिस्सा डाले, 50% वफाकी हुकूमत डाले। अगर NEC इस फैसले को तब्दील कर देती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। शुक्रिया। मिस्टर मोहम्मद मुबीन आरिफ साहब। नॉट प्रेजेंट।
मिस ताहिरा औरंगजेब साहिबा, क्वेश्चन नंबर पढ़ें। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 155। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। जी, इन्होंने जवाब तो बड़ी डिटेल से दिया है और सब बताया कि TDAP क्या करती रही, एग्जीबिशन कितनी हुई, फ्रैंकफर्ट में आमों की अलग तशहीर हुई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। ये तमाम इन्होंने चीज़ें वो बताई हैं जो एफर्ट्स किए गए वहाँ पर जर्मनी में पाकिस्तान के ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तो इसके नताइज क्या निकले? कोई एक जुमला लिख देते। थैंक यू। जी, जाम कमाल साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चेयर। मेरा ख्याल मैडम ने निशानदी बड़ी अच्छे सब्जेक्ट भी किए कि ओवरऑल एक्सेप्टेड है कि ट्रेड विद जर्मनी हमारी इंक्रीज़ हुई है। और मैं ऑनरेबल मेंबर को ये बताना चाहता हूँ कि एज अ स्टेटमेंट, एज अ मिनिस्टर, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन इट फर्दर। और मेरे ख्याल हमारे लिए अच्छी कामयाबी है कि विद पैसेज ऑफ टाइम सर्टन एरियाज़ में हमारी डेवलपमेंट बहुत हुई है। और ख़ासकर इस साल भी अगर हम देखें, पाकिस्तान इन ओवरऑल बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव में नहीं है, लेकिन एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ इन जोन्स में और कुछ एरिया में बहुत देखा गया है। स्पेशली ख़ासकर हमारे एग्रीकल्चर साइड एग्रो में हमने फॉर द लास्ट 8-9 महीने में जो इनिशिएटिव्स ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्रेड डिप्लोमेसी, साथ साथ इंगेजमेंट विद कंपनीज़, और मैं ज़्यादा बेनिफिट देना चाहता हूँ हमारी जो एक्सपोर्टर कम्युनिटी है और ख़ासकर ट्रेडर्स हैं फील्ड में, उन्होंने बड़ा काम किया है। और आई अप्रिशिएट कि मैडम ने रिकग्नाइज़ किया है कि जवाब बड़ा तफसीली है, वरना अमूमन यही देखा सुनने में आता है कि जवाब तफसीली नहीं है। वो स्टेटमेंट डेफिनेटली है कि इस करंट ईयर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड TDAP ने एक बहुत बड़ा फूड एग्जीबिशन फेयर जो कराची में किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू द सिंध गवर्नमेंट फॉर दिस ऑल्सो। और ये हिस्टोरिकल है चेयर के तकरीबन 850 डेलीगेट्स बाहर के ममालिक से आए, जिनमें से तकरीबन 150 यूरोप से आए, 150 चाइना से आए, इसी तरह अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फार ईस्ट, इन सारे ममालिक में पाकिस्तान की हिस्ट्री में 850 नंबर का बाहर का डेलीगेट पहले कभी नहीं आया। तकरीबन मोर देन 6000 B2B इंगेजमेंट्स हुई और उसमें भी जर्मन चैम्बर की रिप्रेजेंटेशन आई, उनके डेलीगेट्स आए, और न सिर्फ उन्होंने पिछले ट्रेड को मद्देनज़र रखे हुए अपनी अचीवमेंट्स की, बल्कि फ्यूचर बाइंग और फ्यूचर कोलैबोरेशंस को भी बढ़ाया है। जर्मनी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा स्टेक होल्डर है इन ओवरऑल यूरोप में, और एज अ सिंगल कंट्री हमारा ट्रेड उनके साथ एक सब्सटेंशियल अमाउंट में है, ओवरऑल 2 बिलियन प्लस का है। और ये वाहिद मुल्क है जिसके साथ हमारा एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेड फिगर है, जहां पाकिस्तान 1.2 अरब डॉलर की ट्रेड करता है और वहां से इंपोर्ट हमारे तकरीबन कोई 700 मिलियन के करीब हैं। सो इसमें मैं उस स्टेटमेंट में ये ज़रूर कहूँगा कि ओवरऑल इनिशिएटिव हमने लिया है। हालिया में जो जर्मन ट्रेड मिनिस्टर है, उस फेयर के बाद उनकी आमद पाकिस्तान हुई, उन्होंने पाकिस्तान में हमारे साथ इंगेज किया, दूसरे मिनिस्ट्रीज़ में किया, और बड़ा पॉजिटिव साइन लेके फिर वापस गए इस ओवरऑल मेकैनिज़म को मद्देनज़र रखते हुए। सो आई रेस्ट एश्योर वो स्टेटमेंट इज़ माशाल्लाह वेरी पॉजिटिव एंड देयर आर लॉट थिंग्स बीइंग डन इन ऑर्डर टू प्रमोट इट फर्दर ऑल्सो। शुक्रिया। नवीद कमर साहब, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? स्क्रीन पे आपका नाम आ रहा है। Will the Honourable Minister please tell us that a major aspect of our exports goes to the European Union and we get concessions through the GSP+. However, the GSP+ comes with conditions which go beyond the Ministry of Trade or Commerce but go into the areas of human rights and law, labour and so on. What are the new conditions when we come up for renewal of the GSP+, and how far are we in compliance with those? Minister of Commerce. जी, thank you very much. I think so Naveed Kamar Saab is quite well versed with the GSP+ and the initiatives which were taken in the past also.
Europe definitely is one of our key market areas, and US and Europe in this western region, we do maximum export. Closely, more than 60%, close to 60% of our exports is in this region. Sir, GSP Plus के लिए यकीनी तौर पे हमारी जो एक sensitization है as a Ministry of Commerce, not only is our responsibility to do trade and policy on the current affairs, but always seeing what is required in upcoming future. European Ambassador की मेरी तकरीबन 2 मुलाकातें बड़ी specific इस हवाले से हुई. And at the same time, when I met her twice in my office, so apparently that was 4 months back initially when I became the minister. And certain advanced steps we were trying to be sensitized about what are the requirements which will be coming up. And after meeting with her at the initial stage, मैंने initially provinces में सारे chief ministers को भी letter लिखा कि the current requirement as which is going to be coming from the European Union is going to be a little more stringent this time. वो stringency इस बात की है कि हालिया में जो European Parliament आई है और जो European Parliament की cabinet जो बनने जा रही है और बन रही है, उसमें जो reservations हैं और जो hardliner sites हैं वो कुछ ज़्यादा हैं. And they might be taking up each such initiative in the past with more stringent measures. और उसमें ख़ासकर human rights की बात है, right of information की बात है, international compliances की बात है, labor की बात है, ये सारी चीज़ें जो उसका एक component का हिस्सा है. I wrote not only to the ministers and the chief ministers of all the provinces, बल्कि उसके अंदर मैंने कहा कि हमें एडवांस में अपनी इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए. लेकिन ऑनरेबल चेयर, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम तैयारी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हवाले से रिक्वायरमेंट से करें. पाकिस्तान को अपनी इन सारी चीज़ों की कंप्लाइंसेस खुद भी करनी चाहिए और उसी मेकैनिज़म को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल नवीद कमर साहब को पता होगा कि पाकिस्तान में नेशनल कंप्लाइंस सेंटर का कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया गया, बल्कि नेशनल कंप्लाइंस सेंटर का हेड कभी नहीं रखा गया. इन दिस लास्ट 3-4 मंथ्स हमने न सिर्फ इसमें इसका मेकैनिज़म पूरा किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज नेशनल कंप्लाइंस हेड की नॉमिनेशन भी हुई है, एंड ही हैज़ टेकन चार्ज. हिज सेक्रेटरीट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंडेड. और जब जर्मन ट्रेड मिनिस्टर आई तो हमारा उनके साथ वन ऑफ द की कंपोनेंट वाज कि हम इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस में, जिसके अंदर रिन्यूएबल भी है, जिसके अंदर लेबर भी है, जिसमें राइट्स ऑफ वेजेस भी है, जिसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, हम उनको एड्रेस करें. सो लेट मी अश्योर द हाउस एंड द ऑनरेबल मेंबर कि रिसेंटली 2 दिन पहले नॉट ओनली दैट बट आई रोट अ लेटर टू द मिनिस्टर ऑफ लॉ ऑल्सो, the Attorney General of Pakistan, Ministry of Commerce, we all are engaged. We are seeing all those aspects. All those aspects, you're truly right. There are a lot of areas which will be covered by the provinces, but there'll be a lot of aspects which are going to be seen by the ministries itself also. So we are deliberating on that, and inshallah इस पे बड़ी तफसील से काम हो रहा है. And as time passes, because I wanted to make sure that we all are on one page, and it's very important कि हम इस aspect को बड़ा seriously देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी challenges हैं जो हमें आने वाले time में हमारी industry और especially textile industry इस पे hit हो सकती है और बाकी भी हैं. But it's good to see that some major steps have been taken. और inshallah the National Compliance Center with its old secretariat, which is going to be functional very soon, very quickly, with all these components, shall be not only engaging with the departments, but I will be very much happy that it engages with the key past ministers also and with the parliamentarians also, so in order to bring in, और inshallah जो हमारी National Standing Committee है उसके अंदर भी इसकी presentation हम करेंगे. Thank you जी. Next question. Ms. Seher Kamran Sahiba. Question number 156. Answer be taken as read. Supplementary.
जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत ने पिंक बसेस स्टार्ट करके वुमेन ओनली पिंक बसेस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिसको अब जो है कैपिटल में भी रेप्लिकेट किया जा रहा है। मेरा मोअज़्ज़ज़ वज़ीर साहब से सवाल ये है कि इन्होंने जवाब में ये लिखा है कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर फ्यूल की वजह से जो है इस फैसिलिटी इम्पैक्ट करती है। तो ये अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर फ्यूल है तो ये 20 पिंक बसेस जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट फैसिलिटी, ये कैसे जो है इसको अफोर्ड किया जा रहा है। और उसके में ये कहा गया कि देयर वाज अ ड्रॉप आउट रेट, कि रूरल एरिया से स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट हो रहा था। तो क्या उसके लिए कोई स्टडी कंडक्ट की गई कि इसको एसरटेन किया जाए कि ड्रॉप आउट की क्या वजह है, और अगर स्टडी कंडक्ट की गई तो उसकी क्या फाइंडिंग्स थी? शुक्रिया। शुक्रिया। ये मिनिस्टर एजुकेशन, एक मिनट मकबूल सिद्दीकी साहब, एक मिनट सिर्फ। ये तारिक फजल चौधरी साहब, ये प्रेस ने वॉकआउट किया है, काइंडली आप उनसे पूछें और हाउस को इन्फॉर्म करें। जी हाँ, तो जाएंगे तो पता करके आएंगे ना। ठीक है, अब तारिक फजल साहब आप हो कर हैं। जी मकबूल सिद्दीकी साहब का माइक खोलें। जी जनाब स्पीकर, तकरीबन जो पिंक बसों का पूछा है, पहले तो बात ये थी कि पहले 311 बसें चल रही हैं इस वक्त, और पहले 258 चल रही। तो वो जो वजूहात थी उनको ओवरकम करके अब माशाल्लाह 78 बसों को सही करके दोबारा अब चलाया जा रहा है। जहाँ तक पिंक बसों का ताल्लुक़ है, वो दूर दराज में रहने वाली जो तालबात थी उनके लिए शुरू की गई है और उसकी तादाद बढ़ती रहेगी। उसमें सिर्फ तालबात नहीं, टीचर्स भी और जो सरकारी महकमे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए भी सहूलत फराहम की गई है और इसको बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अगर रफ़ीला साहब सप्लीमेंट्री होगा और कोई सर, मैं नहीं सप्लीमेंट्री सवाल करें, ये उसके बाद वो आके बता देंगे ना उसको। नहीं प्लीज़ तशरीफ़ रखें। पटेल साहब आप भी चले जाएं तारिक फजल चौधरी साहब के साथ। हाँ, प्रेस के पास चले जाएं, आप पूछ कर आएँ, फिर हाउस को इन्फॉर्म करें प्लीज़। जी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलिक शाकिर बशीर अवान साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। सवाल नंबर 157 जी, सवाल नंबर 157 सप्लीमेंट्री। सर मेरे सवाल के जवाब में बड़े तफसील से उन्होंने बताया जो जिसका बी पार्ट था कि पाकिस्तानियों की जानिब से ज़्यादा गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाने के लिए जो हुकूमत जो स्टेप्स उठा रही है। सर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा मेजर हिस्सा डालते हैं, लेकिन जो देखने में आया यहाँ तफसील तो उन्होंने बताई है, काफ़ी उन्होंने कई मेजर्स उठाए हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी जो परेशानी है जब पाकिस्तान के हवाले से वो अपना रकम भेजते हैं, मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि क्या मज़ीद स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद गवर्नमेंट में हो ताकि वो बेहतर तरीके से यहाँ वो पैसे भेज सकें। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ देखने में आएगा अगर वो यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं उनको काफ़ी दुश्वारियाँ आती हैं, वहाँ अगर उनको पासपोर्ट हासिल करना हो तो उस हवाले से उन्हें काफ़ी मुश्किलात हैं। तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है मज़ीद कि वो उनको बेहतर सहूलतें मिलें और उसके साथ साथ उनका एतमाद बढ़े? मिनिस्टर फाइनेंस। जी सर जो ऑनरेबल मेंबर ने जो रिमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए जो हुकूमत इक़दामात ले रही है, मेरे ख़्याल से उसकी तरफ निशानदेही की, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि रिमिटेंसेस को आपने देखा है पिछले चंद सालों के अंदर किस तरह से वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के ऊपर हैं, और इसके अंदर जो हुकूमत ने इक़दामात लिए हैं उनके चंद इक़दामात की तरफ मैं निशानदेही कर देता हूँ। जी हुकूमत की तरफ से सर स्पेशल जो रीइंबर्समेंट ऑफ
टीटी चार्जेस है उसकी एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके अंदर तकरीबन 70-80 अरब हुकूमत सालाना खर्चती है और जो भी रिमिटेंसेस $100 से ज़्यादा की होती हैं उसके अंदर तकरीबन सऊदी रियाल 30 और उसके इक्विवेलेंट जो चार्जेस हैं उनको रीइंबर्स करने के लिए हुकूमत बैंक और एक्सचेंज कंपनीज़ को वो वसाइल मुहैया करती है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन आपकी जो रिमिटेंसेस है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा जो लॉयल्टी कार्ड सर, जितनी रिमिटेंसेस जो आपके जो बैनर जो बाहर जो हमारे दोस्त बाहर जाके काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे अपनी रिमिटेंसेस भेजते हैं, उनको एक लॉयल्टी कार्ड के ज़रिए भी फॉर एवरी डॉलर दैट दे सेंड बैक उनको ₹1 के इक्विवेलेंट 1 पॉइंट उनको दिया जाता है, जिसकी 3-4 किस्म की टीयर्स भी मौजूद हैं। उसके बाद उन पॉइंट्स को जाके रिडीम करवा के वो अपना PIA की टिकट भी परचेज़ कर सकते हैं, वो अपनी पाकिस्तान के अंदर जो अपनी यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर परचेजेस भी कर सकते हैं, बाकी के जो चीज़ें हैं जो पासपोर्ट इशूएंस है उसके ऊपर भी वो पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 3-4 और किस्म की स्कीमें भी चल रही हैं जिसके अंदर सर अगर बैंक्स और एक्सचेंज कंपनी अपने पिछले साल जो रिमिटेंसेस लेके आते हैं उनको बढ़ाने के लिए अगर 5% से ज़्यादा इंक्रीज़ अचीव करते हैं तो फॉर एवरी डॉलर दैट दे ब्रिंग इन उसको ₹1 एडिशनल दिया जाता है। और इसको पूरा एक टीयरिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है कि अगर वो 5% तक लेके अपनी बढ़ाते हैं तो उनको ₹1 और मिलता है। उसके बाद अगर वो जो 5% से 10% तक अपनी रिमिटेंसेस को बढ़ाते हैं तो तकरीबन ₹2 पर डॉलर मिलता है। और इसके साथ साथ सर और भी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिससे उनकी रिमिटेंसेस को इनकरेज करने की कोशिश की जा रही है जी। तो ये वो चंद इकदाम हैं जो हुकूमत ने लिए हैं रिमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछ ले, मैं और ऐड कर दूंगा सर। कोई सप्लीमेंट्री कोई नहीं है। अच्छा, शहजादा मोहम्मद गुस्ताब खान साहब। Sir, I'll first try to correct my name, sir. It's Shahzada Mohammad Gishtasab. Question number 158. Answer be taken as read. Supplementary. Sir, the answer has been provided, but I think कि ये जो आंसर दिया गया है सर, the list which has been provided is incomplete. बहुत सारे मंसूबे रिसेंट पास में शुरू किए हुए हैं जिनका इस लिस्ट में जो महकमे ने प्रोवाइड किया है इसमें जिक्र नहीं है। और दूसरा सर, मिनिस्टर साहब से ये मैं पूछना चाहूँगा कि इन्होंने आंसर दिया है द प्राइमरी फोकस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट अंडर द फेडरल PSDP इन पोस्ट 18th constitutional amendment is for large scale strategic projects of national importance, funding aligned with sectoral strategies and based on national planning policies. तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो strategic projects of national importance funding इनकी डेफिनेशन क्या है सर? जी, मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। शुक्रिया स्पीकर साहब। जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि अब वफाकी हुकूमत के पास एक मखसूस और बड़ा लिमिटेड स्कोप रह गया डेवलपमेंट का। ये उन शोबों में है कि जो फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर इकॉनमी का है उससे मुतालिक है। मिसाल के तौर पे पावर है, पेट्रोलियम है, हायर एजुकेशन है, नेशनल हाईवेज़ हैं, सिविल एविएशन है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो शोबाजात कि जो 18वीं तरमीम के बाद अब सिर्फ वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में रह गए हैं, तरजीह ये है कि उसके ऊपर तरक्याती बजट को लगाया जाए। दूसरा जो हदफ होता है वो ये है कि जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान होता है, जैसे कि 2013 से 18 तक हमारा विजन 2025 का प्लान था, उसकी रोशनी में जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें उस प्लान की तकमील में फ़ायदा देते हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। अनफॉर्चुनेटली 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के 4 साल नॉन प्लान पीरियड था जिसमें कोई ना शॉर्ट टर्म प्लान था ना मीडियम टर्म प्लान था, जिससे कि डेवलपमेंट बजट की प्रायोरिटीज़ जो हैं
वो बिल्कुल तबाह हो गई। और जैसे मैंने कहा कि परचून के प्रोजेक्ट छोटे छोटे लाए गए जिससे हमारे बड़े स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट्स मुतासर हुए। मिसाल के तौर पे दियामीर भाषा डैम है, मिसाल के तौर पे दासू डैम है, मिसाल के तौर पे K4 का प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पे सक्कर हैदराबाद की मोटरवे है, मिसाल के तौर पे N25 बलूचिस्तान की मेन शाहराह है। इस तरह जो बड़े बड़े कलीदी मंसूबे हैं जो पाकिस्तान की मईशत में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कलीदी रोल प्ले करते हैं, जिस तरह लवारी टनल है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काम होना है, ये वो बड़े मंसूबों के लिए डेवलपमेंट बजट का हुजम सुकड़ने से और उसमें सूबाई नौइयत के मंसूबे दाखिल करने से उनके लिए कवर नहीं बचा और ये मुतासर हुए। तो ये मेरी मुराद है कि अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारे नेशनल प्रायोरिटी के बड़े मंसूबे हैं उनको बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं, उनके लिए फंड्स को मुख्तस करें। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उस दौरान NEC ने यह फैसला किया कि जो मुकम्मल सूबाई नौइयत के प्रोजेक्ट हैं जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ उनको क्लोज कर दिया जाए। शुक्रिया। तायरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 159। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। मिनिस्टर साहब ने बहुत डिटेल से जवाब दिए, बहुत अच्छा जवाब दिए, लेकिन एक जुमला मैं छोटा सा पूछूंगी कि यूरोप में जब हम जाते हैं सारे मुल्कों के वहाँ आम होते हैं, जबकि क्वालिटी में पाकिस्तान का आम सबसे ज़्यादा मीठा और जायके में अच्छा है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता वहाँ, उसकी क्या वजह है? थैंक यू जी। डॉक्टर नफीसा शाह साहब। ओह सॉरी, मिनिस्टर कॉमर्स। जवाब ऑनरेबल चेयर कोई जवाब देना चाहता है, आई एम फाइन विद इट। नहीं, आप जवाब दे दें फिर सप्लीमेंट्री देते हैं डॉक्टर साहब। जी, मैडम ने ये कहा कि पाकिस्तानी आम देखने को नहीं मिलता, बल्कि मैं मैडम कहूँगा कि इस दफ़ा पाकिस्तानी आम ओवरऑल आई थिंक सो जिसकी मार्केटिंग हमने पूरी दुनिया में एज अ मैंगो डिप्लोमेसी की तरह भी किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम दुनिया के जितनी भी कंट्रीज़ हैं एज अ पाकिस्तान मेन प्रोडक्ट, क्योंकि हर मुल्कों में कोई ना कोई उनका प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा वैल्यू या उसकी ओवरऑल ब्रांडिंग के पोजीशन में होती है, जिसमें पाकिस्तान का अगर बासमती हो, मैंगो हो, स्पोर्ट्स वेयर हो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बाकायदा तकरीबन जितने ममालिक में हैं उनमें मैंगो की प्रॉपर एक तरह से मैंगो डिप्लोमेसी करके उन प्रोडक्ट्स को वहाँ भेजा गया। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द साइड ऑफ जो हमारी फॉरेन जितने भी मिशंस हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, बिग कंपनीज़ हैं, उन सब के लिए। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो हमारी मैंगो की ओवरऑल एक्सपोर्ट है उसकी ग्रोथ में न सिर्फ इंक्रीज़ भी हुआ है, बट एट द सेम टाइम इसकी वैल्यू एडिशन में भी एक बहुत बड़ा फ़र्क आया। क्योंकि हमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जो यूरोपियन या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं उनकी सर्टन कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ख़ासकर उनके प्रोसेसेस में और उनके जो ओवरऑल जो क्वालिटी कंप्लाइंसेस हैं, बीइंग अ वेरी फ्रूट दैट बेसिकली हैज़ इट्स ओन सेंसिटिविटीज़ एज पेरिशेबल आइटम, तो इस पे हमारे लोगों ने बड़ी अप्रोच की है इन द न्यू मार्केट्स ऑल्सो। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी जितने भी मिशंस हैं उन्होंने अपने सारे मिशंस के अंदर एक एक या दो दिन के मैंगो स्पेसिफिक न सिर्फ इवेंट्स रखे हैं, बल्कि मैंगो रिलेटेड जितने भी चीज़ें उनसे बन सकती हैं उनमें सारे कंट्री के जो बाकी एम्बेसडर्स हैं, बाकी वहाँ के मेन जो लोग हैं, कहीं 200 कहीं 300 कहीं 100 लोगों की तादाद में लोगों को इनवाइट किया है ताकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। इसी तरह जब हमारे पास कराची में ये AG फूड का एग्ज़िबिशन और एक्सपो हुआ तो वहाँ तकरीबन कोई दुनिया से कोई 20 इंटरनेशनल शेफ्स आए थे। एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट दिस कि अमंग दोज शेफ्स there was one Michelin star chef also, and I had an opportunity to meet him personally, but at the same time from South Africa, from Far East areas and a few more countries. So उन्होंने भी इसकी promotion में, because they have a very big vlog following globally, तो इन चीज़ों को appreciate किया गया है।
तो एट द सेम टाइम मैं आपकी बात को थोड़ा से आगे बढ़ाऊँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज स्टार्टिंग अ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग मैकेनिज्म जिसमें वी आर एट द फाइनल स्टेज ऑफ hiring this company which will do branding of Pakistan in different products, different markets, new markets, markets which can see appreciation of value and volume both और इन सारी चीज़ों में। तो इंशाल्लाह जब आप इंशाल्लाह अगले साल ये सवाल आपकी तरफ से आएगा which I am sure बिल्कुल आएगा मैंगो के हवाले से, so we will be able to tell you how more people know about mango and mango of Pakistan. And I can share with you some documentaries where people have really appreciated it also. Thank you, जी. शुक्रिया डॉक्टर नफीसा साहिबा। स्पीकर साहब हॉर्टिकल्चर में मेरे हल्के हॉर्टिकल्चर मैप जो पाकिस्तान का है उसमें मेरा हल्का जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, बिलखुसूस हमारे छोटे काश्तकार फार्मर्स। और मेरी इस वक्त जो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ स्पेसिफिकली डेट पाम। मेरे हल्के में मेजॉरिटी जो प्लांटेशन है वो खजूर की है जनाब स्पीकर, और खजूर जो है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट मैप में, हॉर्टिकल्चर के एक्सपोर्ट मैप में बहुत अहम किरदार है। अनफॉर्चुनेटली माजी में जो एक एक्सपोर्ट मार्केट था इन फार्मर्स के लिए वो हमारा पड़ोसी मुल्क था भारत। अब जब भारत से हमारी ट्रेड श्रिंक हो गई है तो अब वो बेचारे फार्मर्स जो हैं वो वाया दुबई कभी इधर भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कभी भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दी कि हमारे जो फार्मर्स हैं उसको इस एक्सपोर्ट क्रॉप की में फैसिलिटेशन दी जाए, फार्मर्स को फैसिलिटेशन दी जाए, वैल्यू चेन में फैसिलिटेशन दी जाए। हर साल बारिशें आकर ये क्रॉप जो है उसको तबाह करके चली जाती हैं। सो माय क्वेश्चन इज़ मिस्टर स्पीकर कि इट वुड बी वेरी एडवांटेजेस फॉर द कंट्री इफ़ द डेट्स आर प्रमोटेड and date exports are promoted. But I don't see any political will on this side of the aisle, that side of the aisle. I have always raised this issue कि आप पाकिस्तान में ये जो अहम वसीला है हमारा, जो अहम एसेट है, कभी मैंने फेडरल हुकूमत को कोई पॉलिसी देते हुए स्पेसिफिकली ऑन डेट क्रॉप नहीं देखी, कोई पॉलिसी, ना फार्मर्स की सपोर्ट के लिए पॉलिसी, न एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसी, न इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी। ये कब मैं कह कर थक गई हूँ, लेकिन नेवर एवर हैव आई सीन द फेडरल गवर्नमेंट और द कॉमर्स मिनिस्ट्री बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द डेट ग्रोअर्स ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। ओके, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स प्लीज। जी नवीद कमर साहब, मैडम हैज़ अ वेरी ग्रेट कंसर्न, यू शुड हैव एड्रेस्ड इट, बट मैं आई सेकेंड मैडम। मैं जी हमारे यहाँ बेसिकली समहाउ एक बड़ा एक फिनोमेना रहा है कि जब भी कोई ख़ास चीज़ों पे हम काम करते हैं बाकी कंपोनेंट्स को हम फोकस नहीं करते हैं। वाइल अज्यूमिंग द चार्ज ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, क्योंकि मेरा भी बड़ा एक ऐसे सूबे से ताल्लुक़ है जहाँ पे डेट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, फिर आई एम श्योर लाइक प्लेसेस लाइक खैरपुर इटसेल्फ विच हैज़ अ वेरी वास्ट एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जिसे हम छुआरा वाला भी कहते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी वैरायटीज़ और भी बढ़ गई हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि हाउ वी आर फोकसिंग इट एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू लाइक कंट्रीब्यूट। देखिए, वैल्यू एडिशन इज़ द की विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट चेन ऑफ डेट्स, और पाकिस्तान में इसका बहुत पोटेंशियल है। जिस तरह बलूचिस्तान में कुछ डेट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए गए हैं, इसी तरह कुछ और एरियाज़ हैं जिनको फोकस किया गया। आफ्टर एजम्पशन ऑफ चार्ज तो हमने जो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ अटैच्ड है, उनको एक बाकायदा मैंने एक एक्सटेंसिव प्लान दिया है ऑफ रीचिंग टू द फार्मर्स, नॉट दैट द फार्मर्स शुड बी रीचिंग टू यू। और वो आप सिर्फ फार्मर को रीच आउट नहीं करें, बल्कि आप फार्मर के पास रीच आउट करके उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करें जिन एरियाज़ में आप उनकी मदद करके वैल्यू एडिशन को बढ़ा सकते हैं। स्पेशली ख़ासकर जब खजूर की बात आती है तो उसमें इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस ऑफ स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो जाते हैं,
और चूँकि ये एक ऐसा ऑर्चिड है जो हमारे यहाँ लोग इसको बड़े प्रिमिटिव अंदाज में इसको निकालते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको अंदाज़ा बताता चलूँ कि ये तकरीबन कोई 9-10 महीने के अंदर हमारे ख़ासकर इस सेक्टर में जिसमें सिट्रस भी है, डेट्स भी हैं, हमारे पास फ्रूट्स के बाकी कैटेगराइजेशंस हैं, वी हैव कंडक्टेड सम 42 इवेंट्स जिनकी तरतीब इस तरह से कुछ हैं कि कुछ इसके अंदर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं, हार्वेस्ट एंड पोर हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं, कुछ हार्वेस्ट हैंडलिंग टेक्निक्स में आते हैं, रिड्यूसिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में हैं, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स इन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और इसी तरह मैंगो की बैगिंग विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस टुडे, आई मीन दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, कि उसकी रैपिंग हमने पेपर में करके एग्रीकल्चर फार्मर्स को दिए हैं। सो मैडम, लेट अस शो यू कि हमने इस जो एक्सपो के अंदर एक, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि एक सेक्शन था विच वॉज वेरी मच डेडिकेटेड टू द डेट प्रोड्यूसर्स ऑफ पाकिस्तान, और हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ एक फंडिंग प्रोग्राम चल रहा था विच वॉज कॉस्ट टू तकरीबन 150 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें तकरीबन कोई 80 से 90 स्मॉल फार्मर्स थे और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है फ्रॉम पैकिंग टू फार्मिंग टू हार्वेस्टिंग। सो लेट मी शो यू, वी आर फोकस्ड ऑन इट एंड यू विल सी इंशाल्लाह द वैल्यू एंड द रेस्ट एडिशन टू इट। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। Question hour is over. Leave application. Sayyid Abdul Qadir Gilani has requested for the grant of leave from 26th to 30th August 2024. Is leave granted? Granted. Sayyid Ali Musa Gilani has requested for the grant of leave from 26th to 30th August 2024. Is leave granted? Granted. Rai Haider Ali Khan has requested for the grant of leave from 26th August to 6th September 2024. Is leave granted? Granted. Raja Kamarul Islam has requested for the grant of leave for the 5th September 2024. Is leave granted? Granted. Sayyid Javed Ali Shah Jilani has requested for the grant of leave for 30th August and from 2nd to 5th September 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Ali Muhammad has requested for the grant of leave for 5th September 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Iqbal Khan has requested for the grant of leave for 5th and 6th September 2024. Is leave granted? Granted. Maulana Abdul Ghafoor Haidari has requested for the grant of leave for 5th and 6th September 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Irfan Ali Lighari has requested for the grant of leave for 6th September 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Asad Kaisar has requested for the grant of leave for 6th September 2024. Is leave granted? Granted. Izharul Hassan has requested for grant of leave for 5th and 6th September 2024. Is leave granted? Granted. Zulfikar Ali Bhatti has requested for the grant of leave from 9th September 2024 till the conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Mr. Changiz Ahmed Khan has requested for the grant of leave on the 9th and 10th September 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Mahesh Kumar Milani has requested for the leave of grant for 6th September 2024. Is leave granted? Granted. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मोहम्मद जमाल एहसन खान साहब फातह खाने के लिए कह रहे थे, अगर वो इधर मौजूद हैं तो वो हाउस को इन्फॉर्म करें। जी, ये उमर हसन रोकड़ी मियांवाली से साबिका MNA जिनका ताल्लुक़ था नून लीग से, वो इंतकाल कर गए हैं। दुआ फातिहा उनके लिए अली अहमद खान साहब आप करा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु व ला तुअज़्ज़िबहु इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, may I have the attention of the House? The honourable members are informed that the faculty members and students of the superior group of College Islamabad are sitting in the visitors gallery. We welcome them. जी, अभी नमाज का ब्रेक है एग्जैक्टली 10 मिनट का, और उसके बाद फिर कॉलिंग अटेंशन नोटिस दोनों लेंगे। आपको भी उसके बाद उसका जी असद कैसर साहब का माइक खोले एक सेकंड के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं इस मौके पे सिर्फ इतना कहता हूँ जी जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। एक से इज गोइंग टू बी ब्रीफ। जी जी, मैं सिर्फ 2 मिनट में स्पीकर साहब जी जी जल्दी आपकी नोटिस में मैं ये बात लाना चाहता हूँ जी, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। हमारे MNAs हमें शिकायत आ रही है मुसलसल को उनको धमकियाँ दी जा रही है, उनको ज़बरदस्ती जो है ना एक जो भी लेजिस्लेशन पैकेज हुकूमत ला रही है उसके लिए मजबूर किया जा रहा है, उसकी मुख्तलिफ जो है ना लालच दी जा रही है। इस किस्म का रवैया इंतहाई फाशिस्ट रवैया है, ये काबिल मज़म्मत है और किसी तौर पर इस रवैये को हम जो है ना और नहीं करते। ठीक है, शुक्रिया। जी, माइक खोलें, माइक खोलें। देखिए स्पीकर साहब, मैं जस्ट बात को कंक्लूड करता हूँ, लंबी बात नहीं करता। मुतालिबा ये आपकी चेयर से कि आप रूलिंग दे कि हमारे MNAs के ऊपर जो जिस किस्म का दबाव डाला जा रहा है उसको बंद किया जाए, और बाहर जो है ना हमें इंफॉर्मेशन है कि पुलिस और बहुत ज़्यादा कड़ी, हमें पता नहीं है कि उसका क्या इरादा है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने MNAs को जो है प्रोटेक्शन दें। शुक्रिया। हाउस इज अडजर्न्ड टू मीट अगेन आफ्टर 10 minutes, Maghrib prayers.